जॉर्ज सलीम साहब, पहले तो ये मार्का हक के ऊपर आपसे राय ले ली जाए। इसने पाकिस्तान का मुकाम दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर नुमायां तौर पर उसका जाहिर किया, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे लगता ये था कि इंडिया हावी होता जा रहा है और हम पीछे जाते जा रहे हैं। मई 2025 ने वो बदल दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, वाटरशेड मोमेंट था जिसको कहते हैं, तारीखी मौका था उस, और सिर्फ 3 पहलू थे। देखिए, एक वो पहलू जिस पे आपने बड़ी तफसील से बयान किया, जंग का पहलू जो था, तो उसमें तो जो पाकिस्तान ने जो बेफिटिंग रिप्लाई दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक जाहिर है वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो मिलिट्री एकेडमीज़ में शायद पढ़ाई जाएंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे उस पर। दूसरा उसका पहलू था वॉर ऑफ नैरेटिव्स थी। अच्छा, उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी देखें उन्होंने किसको एनलिस्ट किया। जिस तरह उन्होंने राफाल को एनलिस्ट किया था अपनी वो जो जंगी स्ट्रेटजी में, तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में उन्होंने एनलिस्ट किया शशि थरूर को। शशि थरूर दुनिया में ऑडिटर्स जो हैं उसमें उसको लफाजी में उसका नाम है एक बहुत, उसके साथ 40 मेंबर डेलीगेशन 40 मुल्कों में गया। अच्छा, उसके बाद इन जो प्रोपेगेंडा की जो पूरी मशीनरी है पूरी दुनिया में वो सारी, लेकिन उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। तीसरा पहलू मैं समझता हूँ उसका था सफारतकारी। पहले वो जंग, फिर वॉर ऑफ नैरेटिव्स और फिर सफारतकारी। और उस सफारतकारी में भी आप देखें कि क्या हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस कहाँ पे है इस वक्त, कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कहाँ पे है इस वक्त, सिर्फ अपने खिते में नहीं है, हर जगह पे बाकी खितों में भी पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर देखा जा रहा है, एज ए नेट स्टेबलाइजर देखा जा रहा है। तो उसमें भी, और हिंदुस्तान कहाँ है इस वक्त, बल्कि इतने बुखला गए हैं कि जयशंकर के कुछ बयानात जो आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो बहुत ही तहजीब से गिरे हुए भी थे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि वो बौखलाहट जो है ना उसका आंसर ज्यादा था उसमें, किसी सफारतकार के शायान शान नहीं थे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो उसको सफारती शरपसंदी या सफारती शरंगेजी कहता हूं। सही बोला जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुई ना। उसको किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने उसको दरख्वार इतना ना समझा कि जी किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, और फिर दोबारा से सिमट के रह गए उसी में। और फिर इस वक्त देखें अगर उनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, वो कहाँ है, स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो गए हैं। कहाँ पे वो वक्त था कि वो कहते थे कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, आज खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। कहते थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इनसिग्निफिकेंट हो गया है, अब खुद से स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब पाकिस्तान का एक रोल जो है नेट स्टेबलाइजर के तौर पे, और उनको देखा जा रहा है कि एक जो है ना शरारत पसंद किस्म की पॉलिसी, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ जो है ना हर चीज़ पे एक बड़ा सिनिकल किस्म का व्यू है उनका। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल देखें, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे पाकिस्तान की कौम के अंदर भी देखें एक जज्बा दोबारा से, जिस पे आपने जिक्र भी किया, और वो बहुत अहम है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है मैं समझता हूँ कि देखें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अल्लाह ने अमेजिंग मौका दिया है पाकिस्तान को रीब्रांड करने का अपने आप को, बिकॉज इंडिया के उस प्रोपेगेंडे ने इतने सालों से पूरी दुनिया में जो डिसइंफोलैब्स थी, फिर जो इंडिया की एक इकोनॉमिक पावर थी, वो तो है जब चौथे नंबर पे या 5वें नंबर की इकॉनमी है, वो बदलता रहता है थोड़ा बहुत। फिर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से वो सारा जो था, उसके बावजूद इस वक्त ये हमें मौका है, वो जो पाकिस्तान का इमेज जो उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी उसके बिल्कुल उलट हुआ है। लेकिन नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, क्योंकि देर पा वही होता है, इकोनॉमिक लिंकेजेस में इसको ट्रांसलेट करना है। और देखें, क्योंकि आज की दुनिया में 3 चीज़ें बहुत अहम है कि आप जो दुनिया का जो ग्लोबल लूप है, ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, उसमें है कि नहीं, तो उसमें आने का ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौका है। दुरुस्त कह रहे हैं। जौहर साहब से भी इस पे बात कर लें सर। दो चीज़ें हैं जो मार्का हक के बाद हुई। एक तो हम बहुत अरसे से कतर से भी बात की, सऊदी से भी बात की, खालिद चिश्ती साहब शायद ज़्यादा इससे वाकिफ़ होंगे मेरे से, लेकिन हम कोशिश करते थे इनको कायल करने की कि JF-17 बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आज हमारे साथ। दोनों कहते थे एक अमेरिकन इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, एक कहता था वेस्टर्न इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोहा वाला, कतर वाला वाक़या हुआ, तो सऊदीज़ ने रियलाइज़ किया कि ये अमेरिकन हमारे साथ भी यही करेंगे, दोहा पे जब इसराइल ने अटैक किया। लेकिन ये टर्न अराउंड मार्का हक की बुनियाद के ऊपर हुआ था। उसके बाद आपकी राय चाहूँगा, क्योंकि अब ये एक टर्निंग पॉइंट है, इससे आगे बढ़ना है आपने। जी बिल्कुल, ये सही है। उसके बाद से कितने और भी बहुत से मुल्कों ने JF-17 खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि बहुत से एक प्रोजेक्ट है ना, लेकिन हमारा तो स्ट्रेटेजिक जो वो डिफेंस पैक्ट है सऊदीज़ के साथ, उसके ऊपर आप बिल्ड करें, साथ टर्की को शामिल करें, चाइनीज़ को इंगेज करें। अब वो SMDA जो है खुद इन इटसेल्फ देखिए इतना अहम है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है, जो कि दुनिया में असले का, जदीद तरीन असले का सबसे बड़ा ख़रीदार है, और वो मुल्क पाकिस्तान पर इतना एतमाद करता है कि पाकिस्तान के साथ
एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल अब डिफेंस। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे आपके जहाज भी खड़े हैं, J-70। बिल्कुल, आपकी फौज भी है, एयरफोर्स भी है। बिल्कुल। अब देखिए, और फिर अब ये सारे बाकी मुल्क भी इस वक्त, और अभी अब जब ये अगर इंशाल्लाह ये कोई ईरान का और अमेरिका का मामला आपस में हल हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल अब होना चाहिए, क्योंकि वरना दुनिया बहुत मुश्किल में है, तो उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान का रोल जो है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो मैं समझता हूँ और भी इन्हांस होगा। और देखिए आज की दुनिया में इट्स नॉट, जो सऊदी डील है मुझे लगता है वो भी एक्सपेंड होगी, उसमें हो सकता है टर्की का भी कुछ कोऑपरेशन बढ़ जाए, चाइनीज की तावन हमारे साथ बढ़ जाए। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तो खैर वो ज़ाहिर है मिसाली हैं, और मैं तो खैर खुद तुर्किया में रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे उनका एहसास है। फिर देखिए तुर्किया इस वक्त जो है ना, इसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना ड्रोन्स में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नया जहाज वो बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ उनका कोलैबोरेशन बिल्कुल। भी है। मैं बल्कि जब पिछले लास्ट तुर्किया गया था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन में था उस वक्त, तो इत्तेफाक से वहाँ पे जो हेड हैं जो पूरी टर्किश डिफेंस प्रोडक्शन की, आप समझ लें जो अमेरिका से PhD की हुई है, तो उनसे मेरी बड़ी तफसीली इस पे बातचीत हुई। वो बहुत से एरियाज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा मौके हैं आपस में जो है ना इस वक्त एक सिनर्जी क्रिएट करने के। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, ये सारे इस्लामी मुल्क जो हैं, इनका रोल आगे बढ़ सकता है और आपस में कोलैबोरेशन भी बढ़ सकती है। क्योंकि देखें अभी ये सारा खिता जो है, ये तो मैं कहता रहा हूँ कि अभी जो भी इसका होता है, अमेरिका जो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर है वहाँ पे वो बिल्कुल बदल नहीं जाएगा। अमेरिका पे उनकी वो जो है ना एक जो कोलैबोरेशन है वो चलेगी, लेकिन साथ ही साथ वो मल्टी लेयर्ड करना चाहेंगे उसको। तो उसमें फिर ये जो सारे मुल्क हैं, नई ऑप्शंस खुल जाएंगी इस इलाके के लिए। मैं समझता हूँ अगर ये मायदे इंशाल्लाह बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ना बात चल रही है वो जो 14 पॉइंट का इस वक्त एक ड्राफ्ट है जो इस वक्त ईरानियंस के पास है, और देखिए 2-3 अच्छे सिग्नल्स हैं। एक तो अब्बास अरागची साहब ने जो अभी टेलीफोन कॉल की, उसमें एक उन्होंने बात विच इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, अब देखें यही सबसे अहम है इस वक्त। फिर एक जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है, उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर के साथ इस वक्त जो है मुज्तबा खमेनाई के साथ, वो बहुत अहम है। वो तवील एक नशिस्त जो खबरें आ रही हैं कि हुई, तो मैं समझता हूँ उससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल बात उन मराहिल पे है। और ये बहुत अच्छा उस ड्राफ्ट में है क्या, अभी तक जो लीक्स थोड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक सारे बहुत टाइट लिप्ड हैं, और होना भी चाहिए। डिप्लोमेसी इसी तरह होनी चाहिए, डिप्लोमेसी शुड नॉट बी कंडक्टेड थ्रू मीडिया। तो उसमें बात वही आ रही है कि जी शुरू में एक फ्रेमवर्क MOU साइन हो जाएगा, फिर 30 दिन होंगे उसके बाद, जिसमें पार्टीज जो हैं, दोनों फरीक जो हैं, वो फिर उसमें एक तफसील से वो जो सारे इशूज़ हैं उस पर वो कोई ना कोई मायदे की तरफ जाएंगे। अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि देखें जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, उस वक्त मैंने ये कहा था कि इस्लामाबाद टॉक्स में भी मैंने कहा था मेरे नज़दीक जो यहाँ से रास्ता निकलता है वो यही है कि ये कोई फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग करें यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो एकदम इतनी जल्दी हल नहीं हो सकते। न्यूक्लियर इशू पे बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशूज़ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखें कुछ अगर असूल मुतय्यन हो जाए कि जी अपना हुर्मस पे क्या होगा, और मेरे ख्याल है उस पर अगर माने भी दोनों तो ग्रेजुअल होगा, ये नहीं कि एक दिन में ही बस सब कुछ जो है उधर से भी ब्लॉकेट एक दिन में हट गया, उधर से भी हट गया, वो ग्रेजुअल जो है होगा। दूसरी तरफ जो अगर न्यूक्लियर पे बात होगी, सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन की जो है ना वो एक किस्म की रेड लाइन है, और अब तो बात ये भी हो रही है कि शायद 10 साल बल्कि 12 साल तक की बात हो रही है। अगर उनको सस्पेंशन मिल जाती है, यानी कि ज़ीरो एनरिचमेंट, यानी कि वो अफसूदा नहीं करेंगे यूरेनियम को ईरानियंस, तो वो उसको अमेरिकन अपनी फतह के तौर पे लेकिन उसके बदले में फिर ईरान मांगे ना मेरे पे सैंक्शंस भी हटाओ और मेरे एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं वो भी छोड़ो, तो उनको मिलेगा फिर। उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना कि ऐसे तो नहीं जाहिर है कि वो मान जाएंगे। उसके बदले में ये बिल्कुल उनको मिलेगा, और वो उनका हक भी है। फिर वो सैंक्शंस लिफ्ट भी होंगी, वो भी एक ग्रेजुअल फिर एक प्रोसेस होगा। इंटरनेशनल सैंक्शन 79 से ईरान के ऊपर लगेंगे, 79 से बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जी अगर ये हो जाता है ना, न सिर्फ ये ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी उसमें, बल्कि बाकी सबके लिए भी, इस खिते के लिए। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान विदाउट सैंक्शंस और पाकिस्तान और ईरान में किस किस्म का इक्तिसादी तावन हो सकता है? दोनों की $multi-billion की ट्रेड्स यहीं पे हो सकती है, बॉर्डर के ऊपर ही आपस में हम सारे ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी में देखें, ईरान दुनिया के उन मुल्कों में पहले 3 मुल्कों में जिसमें सबसे ज़्यादा तेल नहीं, सिर्फ गैस भी है उतनी उनके पास। तो अब वो हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, वो जो साउथ पारस गैस फील्ड है, वो वही फील्ड है जहां से कतर दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्कुल गैस ये दुनिया का सबसे बड़ा सेम फील्ड है, सेम गैस फील्ड है, शेयर करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों साइड्स को, और देखिए मैं पहले भी ये बात की थी कि ये मसाइल में एक जो है ना उसका पहलू ये भी होता है
कि जी वहाँ पे इस वक्त ठीक है, क्योंकि आईआरजीसी ने इतना ज़्यादा ये जंग सारी उन्होंने लड़ी है और उनका फिर इन्फ्लुएंस उसी हिसाब से बढ़ता है। जो आज मुश्तबा साहब की मीटिंग है पेज़ेश्कियान से, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि अमेरिका की तरफ से बार बार आता था कि कमांड किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो मुश्तबा की मीटिंग से वो डायरेक्शन सेट हो जाएगी। बिल्कुल, वो बहुत अहम है। बिकॉज देखिए पेज़ेश्कियान वैसे भी वो मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे पहले भी हुआ है। देखिए अली खamenei साहब की ज़िंदगी में भी एक मौका था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस पर नेगोशिएट करने के लिए, जब अमेरिका ने एक लेटर लिख दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम का, लेकिन पेज़ेश्कियान ने मनवा लिया था। तो वो उस वक्त भी उनके नुक्ता नज़र में थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, और होता है। देखिए ये जो वो उनका सिस्टम कोई बिल्कुल ऑटोक्रेसी तो नहीं है ना, उसमें तो होगा, लेकिन अगर प्रैग्मेटिस्ट प्रिवेल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान की फतह होगी, और ईरान को जो डील अभी मिल सकता है वो डील जो है ना, क्योंकि देखिए उन्होंने रिटेलिएशन तो अपनी प्रूव कर दी है। तेहरान को भी और वाशिंगटन को भी जो डील अभी मिल सकती है वो 1 महीने के बाद नहीं मिलेगी, और इसके बाद बेस्ट टाइम। और अगर ये मिस किया दोनों ने, तो फिर जो मिसकैलकुलेशन का रास्ता है ना, वो कोई अच्छा रास्ता नहीं, दोनों के लिए कॉस्टली होगा। उसमें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत नुकसान भी।